Zenitsu is logged in. तुमने एनिमे के अंदर भी देखा होगा भाई, जेनित्सु बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। इवन इन्फिनिटी कैसल के अंदर जाने के बाद भी वो बंदा कोई लुक नहीं देता, कोई रिएक्शन तक वो बंदा नहीं देता। और इन्फिनिटी कैसल के मेन ट्रेलर के अंदर भी हमने उस बंदे को कुछ इस लुक के अंदर देखा है, जो देख के सारे लोग शॉक्ड है कि भाई इस बंदे को आखिर हुआ क्या है। क्योंकि जेनित्सु एक ऐसा बंदा है जो हर टाइम हंसता रहता था, खेलता रहता था। डीमंस को देख के भाई वो बंदा डर जाता था, भाग जाता था। लेकिन अब भाई वो इन्फिनिटी कैसल में जाने के बाद भी बिल्कुल नहीं डर रहा। आखिर ऐसा क्या था उस लेटर के अंदर जिसने जेनित्सु को ऐसे से कुछ ऐसा कर दिया? तो आओ जानते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं इन्फिनिटी कैसल आर्क कवर कर रहा हूँ। पहला पार्ट अगर अभी तक तुमने नहीं देखा, मैं तुम्हें ऊपर नजर आ रहा होगा चार्ट पे, तुम जाके देख सकते हो। बाकी अगर तुम लोग देख कर आ रहे हो तो चलो यार सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 144। तो हम लोग गियू और तांजिरो को देखते हैं और इधर एक क्रो आता है और इन्हें बताता है कि शिनोबु कोचो अपर मून टू डोमा से फाइट में मारी गई है। जो सुन के दोनों ही हैरान हो जाते हैं। तांजिरो इधर रोने लगता है पर गियू खुद को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि भाई उसे पता है कि हम इन्फिनिटी कैसल में आए हैं तो हमारी लाइफ का कुछ पता ही नहीं है, हम कभी भी मर सकते हैं। गियू इधर नोटिस करता है कि क्रो की नेक के ऊपर एक पेपर लगा हुआ है। अब ये पेपर क्या है? ये पेपर अगर तुम्हें नहीं याद, जो यूशिरो था ना हमारा लेडी तमायो के साथ, ये उसका ब्लड डीमन आर्ट है और इसी का यूज करके तमायो भी छुपी थी जब उसने मुजान पे अटैक किया था, और गियोमे भी इसी का यूज करके छुपा था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन का सीन, जहां पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं और इनके माथे के ऊपर भी सेम पेपर लगा हुआ है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये तीनों हमारा जो कगाया था उसके बच्चे हैं। कगाया का बेटा अब एक नया हेड बन चुका है। इवन उसकी 2 सिस्टर, उसकी फादर और उसकी मदर मारी जा चुकी है, लेकिन फिर भी भाई वो यहाँ पे काम कर रहा है। अब भाई मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, कगाया के 5 बच्चे थे, ठीक है। तो 2 बेटियां तो उसने अपने एक्सप्लोजन में ही फाड़ ली थी, बाकी ये 3 बच्चे उसके बचे हैं जो अब डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और सबको ऑर्डर्स दे रहे हैं। बेसिकली ये जो पेपर इनके सर पे लगा हुआ है ये डायरेक्टली क्रोज से कनेक्टेड है, जिसका मतलब जो क्रोज देख पा रहे हैं वो इस टाइम पे ये लोग यहाँ बैठकर भी देख पा रहे हैं। आगे हमें बताया जाता है कि कगाया जानता था कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा तुम्हें पता है कि भाई उसकी फैमिली को एक कर्स मिला हुआ है, तो वो बहुत जल्दी ही मर जाते हैं। इसीलिए उसने अपने बच्चों को छोटी सी एज के अंदर ही काफी मेच्योर कर दिया था, ताकि वो हैंडल कर पाए अगर मैं मर जाऊं तो। और ये जो कगाया का बेटा है इसका नाम है किरिया। किरिया बोलता है क्रोस से बोलो जितना हो सके उतनी आइस को स्प्रेड करें, मतलब जितने हो सके उतने पेपर्स को स्प्रेड करें। मुजान अभी तक अपनी जगह से नहीं हिला है। अभी के लिए सारे के सारे स्लेयर्स उससे दूर हैं, सबको नॉर्थ की तरफ जाने का गाइड करो। और ये लोग इधर पूरे इन्फिनिटी कैसल का भाई मैप बना रहे हैं। किरिया की बहन बताती है कि इस वक्त 2 अपर मून्स की फाइट हो रही है, मतलब इस टाइम ऐसे 2 लोग हैं जो अपर मून से फाइट कर रहे हैं। एक तो तुम्हें पता ही होगा कि कनाओ जो है ना वो अपर मून टू डोमा के सामने खड़ी है, तो एक तो उनकी फाइट है और दूसरी फाइट है जेनित्सु की। यस यू आर राइट, जेनित्सु इस टाइम एक अपर मून के सामने खड़ा हुआ है और जिस डीमन के सामने जेनित्सु इस टाइम खड़ा है वो है न्यू अपर मून 6। और अगर तुमने इसे नहीं पहचाना तो ये है काइकाकू। ये जो है ना हमारे जिगोरो चचा के अंडर जेनित्सु के साथ ही ट्रेनिंग करता था, अगर तुम्हें याद हो। और ये जेनित्सु को बुली करता रहता था कि तुझे कुछ नहीं आता, यू आर यूजलेस एंड ऑल लाइक दैट। हम लोग यहाँ पे जेनित्सु और काइगाकू पर आते हैं। काइगाकू बोलता है तू अभी भी कमजोर ही है, मुझे बता क्या तू एक हाशिरा बन गया है? पर मुझे एक बात बता, क्या तू थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कुछ यूज कर सकता है? दिखा मुझे। अब अगर तुम्हें नहीं याद रह रहा तो जेनित्सु सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर सकता है थंडर ब्रीथिंग की। हालांकि थंडर ब्रीथिंग की 6 फॉर्म्स होती है, पर जेनित्सु सिर्फ फर्स्ट ही यूज कर सकता है। तो ये उसी का मजाक उड़ा रहा है कि तुझे एक ही फॉर्म आती है। जेनित्सु उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि तू सबसे लोअर रैंक का अपर मून बन के काफी खुश है। काइगाकू बोलता है अच्छा अब तो तू पलटकर जवाब भी देने लगा है। जेनित्सु उससे पूछता है कि मुझे एक बात बता, तू डीमन क्यों बना? अगर तू ऐसा ना करता तो जिगोरो सेंसे खुद को ना मारते। अब तुम्हें पता चला कि उस लेटर के अंदर क्या था। हाँ, तुम्हें अगर नहीं समझ आया तो बेसिकली वो लेटर हमारे जिगोरो चचा ने भेजा था। और यहाँ पे जैसे ही हमारा काइगाकू जो कि जिगोरो का स्टूडेंट था वो एक डीमन बन गया, तो जो एक मास्टर है वो इस चीज को बियर ही नहीं कर पाए कि क्या कहते हैं मेरा जो स्टूडेंट है वो एक डीमन बन चुका है। मतलब जिस चीज को खत्म करने के लिए मैं उन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो उन्हीं की साइड पे जाके मिल गया। तो एक मास्टर के दिल में होता है ना कि शायद मेरे से सिखाने में कुछ कमी रह गई हो, मेरी गलती हो, तो इसी वजह से उन्होंने इसी के दुख में आके खुद को मार लिया और जेनित्सु को वही लेटर मिला था। इसी वजह से जेनित्सु भाई इतना सीरियस हो गया, क्योंकि वो जिगोरो सेंसे को अपना सब कुछ मानता है। और जिगोरो ने खुद को मारा कैसे? उन्होंने अपने स्टमक को ही फाड़ लिया, जिसकी वजह से उनकी मौत काफी
दर्दनाक थी, मतलब काफी तड़प तड़प कर मरे थे वो। पर काइगाकू को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है कि मुझे तो खुशी हो रही है कि वो बुढ़ा मर गया। उस बुढ़े ने मुझे कभी भी सक्सेसर का टाइटल नहीं दिया। उसने मुझे कहा कि मैं तुझ जैसी गंदगी के साथ सक्सेसरशिप का टाइटल बांटूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो बुढ़ा एक फॉर्मर हाशिरा था। जेनित्सु यहाँ पे गुस्से के अंदर आके बोलता है कि सेंसे ऐसे नहीं है, और अगर मैं गंदगी हूँ फिर तू कचरा है। मैं फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ और तू इसके अलावा कोई और फॉर्म यूज नहीं कर सकता। हमारे सेंसे कभी इतने लकी थे ही नहीं कि उन्हें एक सक्सेसर मिल सके। अब अगर तुम्हें नहीं समझ आया जेनित्सु ने यहाँ पे क्या बोला, बेसिकली देखो जेनित्सु जो है वो थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म ही यूज कर सकता है सिर्फ, लेकिन जो काइगाकू है वो फर्स्ट फॉर्म के अलावा बाकी सारी फॉर्म्स यूज कर सकता है। मतलब टोटल 6 फॉर्म्स होती हैं। जेनित्सु फर्स्ट यूज कर सकता है और काइगाकू फर्स्ट के अलावा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ वो बाकी 5 की 5 यूज कर सकता है। तो जेनित्सु यही बोल रहा है, ना तू सारी यूज कर सकता है ना मैं सारी यूज कर सकता हूँ, तो हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और सेंसे लकी थे ही नहीं कि उन्हें एक सक्सेसर मिल सके। और ये सुनकर काइगाकू भड़क जाता है और वो थंडर ब्रीथिंग फोर्थ फॉर्म डिस्टिंक्ट थंडर से अटैक करता है। जेनित्सु यहाँ पे कोई फॉर्म यूज भी नहीं करता, वो उसे क्रॉस करके आगे डालता है। जेनित्सु बोलता है तू काफी स्लो है कचरे, और इधर काइगाकू की नेक पर एक कट भी लग जाता है। काइगाकू सोचता है कि ये तो बिल्कुल ही अलग इंसान है। चैप्टर 145 हम लोग काइगाकू के पास्ट को देखते हैं। काइगाकू के हिसाब से जो ओपोनेंट तुमसे स्ट्रॉन्ग है उसके सामने झुक जाने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि तुम जिंदा बच जाओगे तो उसमें शर्मिंदगी की कोई चीज नहीं है। काइगाकू को सारा का सारा याद आता है कि उसने जिंदा रहने के लिए गंदा पानी तक पिया, चोरी की और बहुत सारे काम किए, लेकिन एक दिन उसका इनकाउंटर होता है अपर मून 1 कोकुशिबो से। और भाई काइगाकू ने उसके सामने सीधा सरेंडर कर दिया था, क्योंकि सामने एक अपर मून 1 खड़ा है भाई, बंदे की फट के हाथ में आते। कोकुशिबो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उसे अपना ब्लड देता है और एक बूंद गिराने पर भी उसे मारने की धमकी भी देता है। काइगाकू सोचता है उस टाइम मेरा हर एक सेल जो है वो कांप रहा था, क्योंकि मैं एक अपर मून के सामने था और अपर मून 1 के कंपैरिजन में ये बंदा कुछ भी नहीं है। भले ही ये स्ट्रॉन्ग हो गया हो पर ये एक अपर मून को कभी भी नहीं हरा सकता। ये गंदगी बस रोता रहता था और वो बुड्ढा चाहता था कि मैं इसके साथ सक्सेसर का टाइटल शेयर करूं। और इधर काइगाकू गुस्से में आकर यूज करता है थंडर ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बोल्ट। जेनित्सु समझ जाता है कि इसने अब तक बहुत सारे लोगों को मार दिया है। जेनित्सु पूछता है क्या तू ये भी नहीं जानता कि गलत और सही क्या है। काइगाकू यूज करता है थंडर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म बजिंग मॉस्किटो थंडर। जो मुझे सही तरीके से जज करे वो राइट है और जो मुझे अच्छे से जज ना करे वो गलत है। सिंपल। थंडर ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग। तो जेनित्सु तुम्हें मेरा ब्लड डीमन आर्ट कैसा लगा? ये तेरी स्किन को पूरे तरीके से जला देगा। तुम जो इसकी ब्रीथिंग के ऊपर ये ब्लैक कलर की लाइंस देख रहे हो, बेसिकली यही इसका ब्लड डीमन आर्ट है। मतलब ये अपने ब्लड डीमन आर्ट को यूज कर रहा है अपनी ब्रीथिंग स्टाइल को इनहेंस करने के लिए। थंडर ब्रीथिंग सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर। और इस अटैक से जेनित्सु सच में काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। वो नीचे गिरने लगता है और काइगाकू इधर बहुत खुश होता है कि भाई जेनित्सु तू तो कुछ भी नहीं है मेरे आगे। जेनित्सु को गिरते हुए उसे याद आता है कि कैसे जिगोरो चाचा उसे कहा करते थे कि भाई काइगाकू से कुछ सीख ले। जेनित्सु काइगाकू से अपने दिल ही दिल में कहता है मुझे पता है कि तू मुझसे नफरत करता है और मैं भी तुझसे नफरत करता था, पर मेरे दिल में तेरे लिए एक रिस्पेक्ट थी। तू मेरे लिए मेरे सेंसे जितना ही स्पेशल था, पर लगता है इतना काफी नहीं है। तुम्हारी हैप्पीनेस का बॉक्स खुला हुआ था और उसमें से वो बाहर निकल रही थी, तुम्हें बस उसे बंद करने की जरूरत थी। सॉरी सेंसे, अब मुझे ये करना ही होगा। और लगता है यही वो जगह है जहाँ से हम दोनों अलग होते हैं। जेनित्सु यहाँ पे नीचे रुकता है और बोलता है सॉरी आनिकी। आनिकी का मतलब होता है बड़े भाई। और उसके बाद भाई जेनित्सु जो करता है ना, मैं कहता हूँ तुमने कभी वो चीज इमेजिन भी नहीं की होगी। जेनित्सु यहाँ पे एक ही झटके के अंदर काइगाकू की गर्दन काट देता है, क्योंकि उसने यूज की है थंडर ब्रीथिंग सेवंथ फॉर्म फ्लैमिंग थंडर गॉड। हाँ तुमने सही सुना, सेवंथ फॉर्म। काइगाकू की गर्दन भाई यहाँ पे कट जाती है। वो बंदा परेशान हो जाता है कि मेरे साथ अभी हुआ क्या है, ये क्या कर दिया जेनित्सु ने। काइगाकू की मुंडी नीचे गिरने लगती है और वो बोलता है मुझे पता था वो बुड्ढा कोई फेवरेट गेम खेल रहा है, उसने तुझे कुछ ऐसा सिखाया जो मुझे नहीं सिखाया था। जेनित्सु बोलता है नहीं सेंसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, ये मेरी अपनी फॉर्म है, इसे मैंने खुद क्रिएट किया है। ये मैंने क्रिएट की थी कि कभी अगर मुझे मौका मिला कि मैं तेरे साथ मिशन पे जा सकूं तो मैं तेरे साथ मिलकर इस फॉर्म को यूज करूं, पर सॉरी मुझे इसको तेरे अगेंस्ट तुझे मारने के लिए यूज करना पड़ा। चैप्टर 146 काइगाकू को अभी भी यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ हो चुका है। जेनित्सु ने उसकी गर्दन काट दी है। वो सोचता है कि इसके पास भी स्टेमिना नहीं बचा और ये भी मेरे साथ ही मर जाएगा। तभी यहाँ पे युइशिरो काइगाकू के मुंह के पास से गुजर कर बोलता है वो लोग जो
लोगों को कुछ देते नहीं फिर उन्हें कुछ मिलता भी नहीं है। बिल्कुल उन लोगों की तरह जो सिर्फ किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, मतलब किसी चीज को पाने की उनमें डिजायर होती है, लेकिन उन्हें एंड में कुछ भी नहीं मिलता। अकेला मरना सच में काफी शर्मनाक होगा और वो इधर से जेनित्सु को बचा लेता है। जेनित्सु इधर बेहोश है और वो देखता है कि भाई वो एक नदी के पास खड़ा हुआ है और रिवर की दूसरी साइड पे है हमारे जिगोरो चचा। जेनित्सु उनसे कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने काइगाकू को अकेला छोड़ दिया, इसीलिए उसने एक गलत रास्ता चुना और वो एक डीमन बन गया। अगर मैं उसके साथ होता तो मैं उसे डीमन बनने से रोक लेता। मुझे पता है आप मुझसे नफरत करते हैं, कुछ तो बोलिए, ब्ला ब्ला ब्ला। जिगोरो चचा इधर बोलते हैं जेनित्सु यू आर माय प्राइड एंड जॉय। जेनित्सु को इधर आंख खुलती है और वो इधर यूशिरो के पास है और भाई यहाँ पे हमारा मुराता सान भी है। और अगर तुम इधर नोटिस करो हमारा जो यूशिरो है वो डीमन स्लेयर के यूनिफॉर्म के अंदर है। ऐसा क्यों है आगे पता चल जाएगा। यूशिरो मुराता से कहता है अबे डरना बंद कर दे भाई, कितना डरेगा तू। मुराता उसे बोलता है अबे चुप कर, मेरी बेइज्जती ना कर, मैं रैंक में तेरे से बड़ा हूँ। यूशिरो सोचता है कि भाई मैं तो एक डीमन हूँ तो मेरे को तो रैंक के बारे में पता ही नहीं। इधर इन दोनों की आपस में फजूल सी बहस होती है, मुराता उसको बोल रहा है, यूशिरो उसको बोल रहा है। तभी यहाँ पे यूशिरो जेनित्सु से बोलता है कि तुम काफी किस्मत वाले हो कि तुम्हें उससे अब लड़ने का मौका मिला, क्योंकि वो एक अपर मून तो था लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था। अगर तुम उससे 2-3 साल बाद लड़ते तो तुम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाते। और ये इसकी बात बिल्कुल ठीक भी है। अगर तुम ग्योतारो को देखो, उसने भाई फाड़ के रख दी थी टेंगन की और यहाँ पे इसने सिर्फ एक ही अटैक में अपर मून 6 को मार दिया, तो उसकी बात वो वैलिड भी है। लेकिन फिर भी भाई जेनित्सु इज जेनित्सु, तब तक वो भी इतना कैपेबल हो जाता। मुरादा इधर बोलता है कि साले तू इतना नेगेटिव क्यों है तू इतना नेगेटिव। और इसके चिल्लाने से यहाँ पे डीमंस आ जाते हैं एंड यूशिरो बी लाइक गुड जॉब माय बॉय। जिसके बाद हमें यूशिरो के बारे में बताया जाता है कि ये इकलौता ऐसा डीमन है जिसको मुजान ने नहीं बनाया, इसे लेडी तमायो ने बनाया है। ये जो है ना यहाँ पे यूनिफॉर्म पहन के डीमन स्लेयर्स के बीच में घुस गया है और इनकी मदद कर रहा है। और मदद क्या कर रहा है मैंने तुम्हें पहले ही बताया है, अपने ब्लड डीमन आर्ट से, वही आई पेपर वाला। तभी यहाँ पे यूशिरो एक क्रो के पास कुछ देखता है और वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग आपस में मिलने वाले हैं। सीन शिफ्ट होता है हमारे तांजिरो और ग्यू के ऊपर जो कि मुजान को ढूंढ रहे हैं। अब देखो भाई मुजान जो है ना उसकी बॉडी इस टाइम बहुत वीक है, क्योंकि एक तो उसके एल लगे थे हमारे कगाया के एक्सप्लोजन से, उसके बाद वो ब्लड डीमन आर्ट उसके चारों तरफ घुस गया था, उसके ऊपर से तमायो ने उसके अंदर ब्लड नहीं सॉरी मतलब ड्रग भी डाल दिया जो डीमन को इंसान बना देता है। तो इस टाइम वो बहुत ज्यादा वीक है, इसीलिए ये मुजान को ढूंढ रहे हैं कि भाई उसको जल्दी जल्दी ढूंढ के पेल दो। तभी यहाँ पे इन दोनों को अपनी तरफ कोई चीज आती हुई फील होती है। तांजिरो को यहाँ पे कुछ जानी पहचानी स्मेल आती है और छत तोड़ते हुए एंट्री लेता है हमारा अपर मून 3 आकाजा। काफी वक्त बाद मिले, मैं हैरान हूँ कि तुझ जैसा कमजोर इंसान अब तक जिंदा है। कामाडो तांजिरो आकाजा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे मुजान और तमायो के ऊपर। मुजान जो है उसने खुद को एक ककून टाइप सा बना लिया है। तमायो बोलती है कि मुजान मेडिसिन का जो इफेक्ट है जो डीमन को दोबारा इंसान बनाता है उसे खत्म करने के लिए एक ककून के अंदर चला गया है, अगर वो इससे बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस ककून के साथ मैं भी अब्सॉर्ब हो जाऊंगी तो मैं मारी जाऊंगी, प्लीज कोई जल्दी से आके इसे मार दो। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर होता है एंड और आज की वीडियो भी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी से बता देना। अपना जो फेवरेट पार्ट है वो कमेंट के अंदर लाजमी से लिखना। क्या तुम्हारा रिएक्शन था ये देख करके भाई जेनित्सु ने थंडर ब्रीथिंग की 7th फॉर्म ही इन्वेंट कर रखी है। भाई साहब अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं आकाजा वर्सेस ग्यू एंड तांजिरो। बहुत सेक्सी फाइट है, तो उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम ये वीडियो बाद में देख रहे हो, मतलब जब मैंने नया पार्ट बना दिया है, तो तुम्हें स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी इनकी फाइट आकाजा वाली, तो तुम यहीं पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय सायोनारा।